नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने जो 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, इसकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन पढ़ी थी कि ये इक्वेशन जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब ये इंटीग्रेबल होगी। और वो कंडीशन थी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उस कंडीशन का प्रूफ देखेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 टू बी इंटीग्रेबल इज डिटर्मिनेंट पी क्यू आर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड पी क्यू आर इक्वल टू 0। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो जो गिवन इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, अब अगर ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है तो इसका कोई न कोई इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो जब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके, तो मान लेते हैं जो इंटीग्रल आएगा वो ये है, लेट यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बी एन इंटीग्रल ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यानी इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ये आना चाहिए। ये आ रहा, मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है ये इस इक्वेशन का इंटीग्रल है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आना चाहिए या फिर इसका कुछ मल्टीपल आना चाहिए। तो यही बात लिखी हुई है, देन टोटल डिफरेंशियल डी यू ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड और इट मल्टीप्लाइड बाई ए फैक्टर। ओके, बट वी नो द टोटल डिफरेंशियल ऑफ 1 इज, जब इसका टोटल डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू इजक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ओके, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये चीज़ है ये इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इसका कुछ किसी फैक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, सिंस 1 इज एन इंटीग्रल ऑफ 2 देयरफॉर पी क्यू आर मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। ओके, तो जब ये दोनों ये और ये या तो ये इक्वल होंगे या फिर ये है किसी फैक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यानी ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो इसको जब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन वाई अपॉन पी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एक्स वाई जेड। से मान लेते हैं कि जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है वो है म्यू, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स को म्यू पी और डेल यू अपॉन डेल वाई को म्यू क्यू और डेल यू अपॉन डेल जेड को म्यू आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 का पहला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, इस पार्ट को मैं लिखूंगा, जब इस पार्ट का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा तो अपने पास ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ म्यू पी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई। म्यू पी को पुट कर सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसको पुट करने पे ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई
तो इसको वापस लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। अब डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर इक्वल है, म्यू क्यू के बराबर है, तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स म्यू क्यू। तो यहाँ से आ गया अपने पास डेल अपॉन डेल वाई म्यू पी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स म्यू क्यू। अब इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास म्यू टाइम्स डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस पी टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई। जब इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो अपने पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसका म्यू क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, म्यू की टर्म्स को मैंने एक तरफ ले लिया तो म्यू टाइम्स डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्यू डेल म्यू अपॉन डेल एक्स माइनस पी डेल म्यू अपॉन डेल वाई। इसको मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूँ। सिमिलरली जब हम जो अदर दो टर्म्स हैं उनके लिए लिखेंगे तो मैं उनको लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई माइनस क्यू टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल जेड। यहाँ देखिए यहाँ से देखेंगे जब मैं इसको इस वाले टर्म्स को ऐसे लिख रहा हूँ तो यहाँ देखिए पहले ये टर्म लिखूंगा, इसमें से क्यू बाहर ले लूँगा और म्यू को अंदर भेज दूंगा तो क्यू टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस, इसको माइनस के साथ लिखेंगे, इसको प्लस के साथ लिखेंगे, इसको माइनस के साथ, तो माइनस पी टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई। तो इसी प्रकार जब इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं आर टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई माइनस क्यू टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल जेड। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगी पी टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल जेड माइनस आर टाइम्स डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 5, 6 और 7 को मैं क्रमशः पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एडिशन करूँगा तो ये अपने पास ये आ जाएगी। ओके, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 8। तो अपने पास जो शुरुआत में कंडीशन थी इंटीग्रेबिलिटी की वो कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, हेंस दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ओके, अब इसका हम सेकेंड पार्ट लेते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ देखते हैं। नाउ वी प्रूव दैट इफ द कंडीशन 8 इज सेटिस्फाइड, यानी अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, नेसेसरी में हमने क्या किया था कि एक इंटीग्रल लिया था, ओके, वो उस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल होगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो शुरुआत में इंटीग्रल लिया था वो अपने पास आ जाएगा। नाउ वी प्रूव दैट इफ द कंडीशन 8 इज सेटिस्फाइड देन द इक्वेशन 2 विल हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म 1, यानी यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, वो उसका सॉल्यूशन होगा। ओके, नाउ इफ द कंडीशन 8 is satisfied for PQR of the equation 2, then it can be easily verified that the same condition will hold for the coefficients of mu p dx plus mu q dy plus mu r dz equal to 0, where mu क्या है, एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। यानी कि कंडीशन जो ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के लिए जब यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं इस इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी हमें यही कंडीशन है जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। नाउ इफ द कंडीशन 8 is satisfied for PQR of the equation 2, then it can easily verified that the same condition will hold for the coefficients of, इसके कोफिशिएंट म्यू पी म्यू क्यू और म्यू आर। जब आर
पी क्यू आर को म्यू पी म्यू क्यू और म्यू आर से जब रिप्लेस करेंगे तब भी हमें जो कंडीशन मिलेगी वही कंडीशन मिलेगी जो इक्वेशन 8 है। इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। पी की जगह म्यू पी, क्यू की जगह म्यू क्यू और आर की जगह म्यू आर पुट करके, ठीक है। वेयर म्यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड रिप्लेसिंग पी क्यू आर बाई म्यू पी म्यू क्यू म्यू आर रिस्पेक्टिवली। ओके, अब जो अपने पास इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 की क्या थी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इसमें अगर हम जेड को एक कांस्टेंट मान लें तो जो इक्वेशन सेकंड थी वो क्या बन जाएगी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। क्योंकि जेड कांस्टेंट है तो डी जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई मे बी रिगार्डेड एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको मानते हैं कि ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, इफ इट नॉट सो देन एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू कैन बी फाउंड टू मेक इट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तब तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा म्यू, उससे इस इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पढ़ा था, जैसे यहाँ पढ़ा था कि अगर हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं पी क्यू आर, इसको अगर म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो जो कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ भी अगर हम जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू है उससे अगर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये या तो एग्जैक्ट होगी या यानी इंटीग्रेबल होगी, या अगर इंटीग्रेबल नहीं है, उस इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसको एक जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दस देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी इन रिगार्डिंग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो उसकी जो जनरलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इस जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वेशन है इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का जब इंटीग्रल करेंगे तो मान लेते हैं वो v आएगा, और v क्या है, एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 9। अब यहाँ से जब ये v आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए, dv होना चाहिए, तभी तो इसका इंटीग्रेशन v आएगा। तो dv कब आ सकता है, जब p किसके बराबर होगा, डेल v अपॉन डेल एक्स के, एंड q किसके बराबर होगा, डेल v अपॉन डेल वाई के। सो इट फॉलोज दैट p इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल एक्स एंड q इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई। अब इक्वेशन 9 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 9 वी गेट पी डी एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो ये दोनों इंटीग्रेशन वाला साइन और डिफ्रेंशिएशन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो अंदर फंक्शन है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। इसको इक्वेशन 10 मान लेता हूँ। अब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 8 में पुट कर दे, सॉरी अपने यहाँ पे जो p और q की वैल्यू है, p और q की वैल्यू है वो इक्वेशन 8 में पुट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन कंडीशन 8 वी गेट p क्या था, डेल v अपॉन डेल एक्स, और यहाँ डेल आर अपॉन डेल वाई था, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड था। तो डेल क्यू क्या है, सॉरी क्यू क्या है यहाँ पे, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड डेल वाई, ओके। इसी प्रकार ये हो जाएगा, और जो आर वाली टर्म्स थी, आर
क्योंकि आर के टर्म्स के साथ क्या आ रहा था, डी जेड आ रहा था। डी जेड क्या है, हमने जेड कांस्टेंट माना है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, जीरो, वो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने पी और क्यू की वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट कर दी तो अपने पास ये आ जाएगा। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो अपने पास ये आ गया, रीअरेंज करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसको जब मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो ये अपने पास ये आ जाएगी। ओके, अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, ये टर्म जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ ये टर्म भी जीरो होगी या और ये टर्म भी जीरो होगी। ओके, ये टर्म जीरो कब हो सकती है, जब या तो डेल वी अपॉन डेल एक्स जीरो हो, और या फिर डेल अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस आर इक्वल टू जीरो हो। लेकिन ये टर्म जीरो नहीं हो सकती। ओके, अगर ये जीरो हो गई तो ये पी के इक्वल है, पी जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये टर्म जीरो हुई तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो फिर जो इक्वेशन थी वही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में जीरो होंगे। ये दोनों जीरो होंगे तो यहाँ से देखिए डेल अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस आर इक्वल टू जीरो है। यानी जब इस चीज़ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो जीरो है, यानी कि इस टर्म में वाई की टर्म आ ही नहीं रही। तो ये जो ये टर्म है ये वाई से इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार इसका करेंगे तो ये टर्म है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो ये जो ये टर्म है वो एक्स एंड वाई दोनों से इंडिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ से हमने लिखा है दिस शोज दैट ए रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट बिटवीन वी एंड डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस आर। कॉन्सिक्वेंसली डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड वी। तो ये एक्स और वाई से तो इंडिपेंडेंट हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं वी और जेड की टर्म्स में। ओके, दैट इज वी कैन टेक डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस आर इक्वल टू फाइव विच इज फंक्शन ऑफ जेड एंड वी। ओके, इसको इक्वेशन 11 मान लेते हैं। अब जो अपन ने इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन क्या थी, टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, इसमें पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या थी, डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्यू की वैल्यू क्या थी, डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड आर की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस फाइव। तो ये हमने यहाँ पुट कर दी। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे तो ये आ जाएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगी डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड माइनस फाइव डी जेड। ये क्या था, डी वी थी, वी का टोटल डिफरेंशियल लिखा हुआ है, क्योंकि वी हमने माना क्या माना था, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो ये वी का टोटल डिफरेंशियल लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी माइनस फाइव डी जेड। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है वो इस फॉर्म में आ गई, डी वी माइनस फाइव डी जेड इक्वल टू जीरो। Thus 2 may be written as dv minus 5 dz is equal to 0 which is a first order equation in two variables. Hence इसका जो इंटीग्रल आएगा will give equation in two variable. Hence integral will give equation in two variable. इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो वो भी टू वेरिएबल्स में ही आएगा। अब मान लेते हैं कि जो इंटीग्रल है वो ये है, सपोज द इंटीग्रल इज u which is function of z and capital V is equal to c. देन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सॉरी इस इक्वेशन में v की वैल्यू इक्वेशन 9 से पुट कर देंगे। इक्वेशन 9 क्या थी अपने पास, ये थी। तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, u जेड वी इजक्वल टू सी में पुट कर देंगे, तो जो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा वो इक्वेशन 1 का आ जाएगा, इक्वेशन 1 की फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या थी, u एक्स वाई जेड इजक्वल टू सी।
क्योंकि यहाँ देखो u है वो z का तो पहले से फंक्शन है, v क्या है, v है वो एक्स वाई पे डिपेंडेंट है। तो जो इक्वेशन 9 थी उससे जब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, तो इस वीडियो में हमने जो 3 वेरिएबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है, ओके, इंटीग्रेबिलिटी की जो कंडीशन है उसका प्रूफ देखा, और वो कंडीशन कैसी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। तो ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।